दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और ये डेली क्लास आपकी रात 8:30 बजे चलती है, तो आप लोग टाइम से जरूर आया करिए। और जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है विलोम से संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मीलन मतलब होता है उखाड़ के फेंक देना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? निमीलन मतलब कह सकते हैं उसे लगा देना। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, उन्मीलन का होता है निमीलन। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है? अधिकृत का विलोम क्या बनता है? चलिए जवाब दीजिए, अधिकृत का विलोम। तो यहां पर अधिकृत का दिया है अनधिकृत। याद रखिएगा, आपको एक बारीकी से पॉइंट याद रखना है कि जो ना होता है वो आपका छोटा ही होता है। मतलब कह सकते हैं कि अनधिकृत आपका जवाब बनेगा बी, अनधिकृत आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होता है? अनुलोम का विलोम क्या बनता है? तो आप लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं और बोलते हैं अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम, मतलब यहाँ पर अनुलोम पूछा है तो आपका प्रतिलोम हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनुलोम और आपका प्रतिलोम। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, साधु का विलोम शब्द क्या है? पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा, थोड़ा सा सहयोग अपना भी दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया है साधु का जो पूछा है विलोम क्या होता है। चलिए, साधु का विलोम आ रहा है असाधु, बिल्कुल सही है। याद रखिए, विलोम पूछा है ना कि स्त्रीलिंग पूछा है, और आपका पूछा गया विलोम शब्द, तो यहां पर जवाब हो जाएगा डी, आपका असाधु बन जाएगा, डी नंबर असाधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहां पर बताइए कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। कह रहा है अपेक्षा का, कह रहा है उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत दे रहा है और आदान का प्रदान दे रहा है। बताइए यहाँ पर आपकी गलती है और ये गलती कौन सी है? तो देखो यहाँ पर दिया है उन्नत और उन्नत का दिया अवगत, बल्कि यहाँ पर आपको पता है कि उन्नत का आपका अवनति होता है, अवनति होता है। इसका मतलब ये गलती कहाँ पर है? आपके सी वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, विग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह का विलोम क्या होता है? फटाफट जवाब देते चलिए। चलिए, विग्रह का विलोम पूछा गया है और आपका विग्रह का विलोम क्या बनेगा? तो याद रखिए, आपका जवाब हो जाएगा संधि। इसका जवाब क्या हो जाएगा? संधि होगा। याद रखिए, संधि। आपका जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा, संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्ति का क्या होता है? अनुरक्ति का क्या होता है? जैसे प्यार होता है ना, प्यार बढ़ गया, अनुरक्त हो गया, मतलब उससे लगाव हो गया, और जब लगाव हट जाता है तो बोल देते हैं ना क्या कि विरक्ति हो गया। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, विरक्ति बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पूछा गया है, संकीर्ण का विलोम क्या होता है? संकीर्ण का विलोम क्या होता है? चलिए, संकीर्ण दिया है मतलब पास पास किसका मतलब विस्तार कर दीजिए, लेकिन आपको करना क्या है यहाँ पर विस्तीर्ण। तो जवाब आपका बनेगा कौन सा? संकीर्ण का हो जाएगा, विस्तीर्ण बन जाएगा। ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम क्या बनता है? चलिए, अभिज्ञ का विलोम दिया गया है, अज्ञ दिया है, अज्ञ दिया है। देखो आपका जवाब यहाँ पर सही कौन सा बनेगा? आगे जो आपका लिखा जाएगा कौन सा? तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का विलोम क्या बनता है? अथ का विलोम क्या होता है? चलिए, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, है ना। नंबर भी काउंट करते चलिए साथ साथ में कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया है। तो क्या होता है? तो आपका इति होता है। जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला है, स्वाधीन का विलोम क्या होता है? स्वाधीन दिया है, स्वाधीन आपका दिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं स्वाधीन मतलब स्वतंत्र हो गया। इसका मतलब यहाँ पर स्वाधीन का विलोम क्या होता है? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? स्वाधीन का विलोम शब्द। चलिए, स्वाधीन पराधीन आ रहा है, यहाँ पर सबका जवाब यहाँ पर आ रहा है 11 का ऑप्शन सी। यहाँ पर याद रखिए, बिल्कुल सही जवाब आया है, स्वाधीन का पराधीन होता है। जवाब यहाँ पर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए, अर्जन दिया है, अर्जन मतलब क्या होता है? आप लोग अर्जित करते हैं, जैसे पैसा कमाना होता है, अर्जन करना है। और अर्जन का क्या हो जाएगा? व्ययन। व्ययन मतलब खर्च करना। तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर बी नंबर, व्ययन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है? आवेशित का विलोम क्या होता है? चलिए, आवेशित दिया है और आवेशित में अगर आप अन लगा देंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कौन सा जवाब बनेगा? ए नंबर। ठीक है, जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा।
आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, इनमें से सलील शब्द का विलोम कौन सा है? सलील शब्द का विलोम आपसे पूछा है, सलील का विलोम कौन सा बनेगा? चलिए सलील का क्या हो जाएगा? सलील का विलोम पूछा गया है ना, अश्लील है तो सलील हो जाएगा। एक होता है सलील, याद रखिए, एक होता है सलील, यहाँ पर वो याद आ गया था क्योंकि सलील होता है ना, एक ऐसे होता है उसका हो जाता है तालाब हो जाता है, ठीक है, उसका विलोम क्या हो जाता है? तालाब हो जाता है, अगर इस प्रकार से सलील लिखा होता है तो, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे दिया है, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा बनेगा? अनुग्रह का विलोम क्या होता है? तो अनुग्रह का होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है। आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 100 प्रश्न लिए गए हैं, याद रखिए 10-10, 15-15 प्रश्नों को मिलाकर ये आपका टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए हर प्रकार के क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, विग्रह बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है? पाश्चात्य का विलोम क्या बनता है? पाश्चात्य का विलोम क्या बनता है? जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। पाश्चात्य शब्द का विलोम, चलिए पाश्चात्य का आ रहा है, पूर्वी आ रहा है। यहां पर देखो पाश्चात्य का जो विलोम बनता है वो आपको कौन सा बनता है? यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी। यहां पर आपका हो जाता है पौरुषत्य। क्या होता है? पौरुषत्य। या यहां पर हम लोग इसमें और कह सकते हैं, इसका जो शुद्ध आपको आपने ये पढ़ा होगा पूर्वीय, है ना, क्या पढ़ा है? तो आपने पूर्वी पढ़ा है, लेकिन पूर्वी आपका है नहीं, इसी का अर्थ होता है पौरुषत्य हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सहोदर का विलोम शब्द। चलिए भाई सहोदर बताना है, सहोदर, सहोदर का क्या हो जाएगा? सहोदर का विलोम, सहोदर का विलोम यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन राइट का बी। यहाँ पर आपका हो जाएगा अन्योदर। क्या हो जाएगा? अन्योदर। आपका जवाब बिल्कुल सही है, अन्योदर हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, वादी का विलोम शब्द क्या होता है? वादी का विलोम क्या बनता है? वादी, वादी में क्या कर दें? प्रतिवादी बना देंगे, तो आपका जवाब सही हो जाएगा प्रतिवादी। वादी और प्रतिवादी एक दूसरे के विलोम होते हैं, ऑप्शन आपका डी प्रतिवादी सही हो जाएगा, ठीक है। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक करें, थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी लोग अपना दें। जिस प्रकार से कंटिन्यू हम रहते हैं तो आप लोग भी कंटिन्यू रहेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। और कोई भी एग्जाम आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंदी आपको दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो XYZ, ठीक है। चलिए, तो अमीश दिया है, अमीश का क्या होता है विलोम? अमीश का विलोम दिया है, अमीश का विलोम, तो अमीश का होता है क्या? निरामिष होता है, अमीश का होता है निरामिष। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, अमीश का निरामिष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अमीश का विलोम शब्द, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया है, आवरण शब्द का विलोम। फटाफट जवाब दीजिए भाई, सब लोग जवाब साथ में देंगे तो और अच्छा लगेगा। यहां पर दिया है आवरण शब्द का विलोम, आवरण शब्द का विलोम पूछा है, तो कह रहे हैं कि जवाब यहां पर अनावरण हो जाएगा। तो आवरण है तो आवरण का क्या हो जाएगा? अनावरण, बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आवरण शब्द का विलोम अनावरण होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला दिया है, रस से संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं। यहां पर आपके रस से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है आपसे यहां पर कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कथन है, ये किसका कथन है? यहाँ पर 21 का जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए आपके भरत मुनि किसने दिया था? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब देना है, तो आपके भरत मुनि ने दिया था। यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? कौन सा जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए दे रहे हैं, सब लोग ए दे रहे हैं। यहाँ पर जवाब सब लोग अलग अलग क्यों देना है भाई? वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? चलिए, तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई? यहां पर आचार्य विश्वनाथ ने। ए नंबर लॉक कर दें, ए नंबर लॉक कर दें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ए नंबर ही आपका सही होगा, ठीक है, ये आपका ए नंबर ही सही होगा, विश्वनाथ सिंह हो जाएगा, विश्वनाथ हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मतलब इन्होंने कहा था रस युक्त काव्य, रस युक्त वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होइए, ए नंबर आपका होगा। चलिए घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान रस विरोधी है? कौन सा विद्वान रस विरोधी है? यहाँ पर जवाब देना है, कौन सा विद्वान रस विरोधी है? चलिए यहां पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? यहां पर अगर हम बात करें तो आपका जवाब 22 का हो जाएगा, बी नंबर। यहां पर आपके हो जाएंगे भामा है, कौन है आपके? भामा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भामा को यहां पर रस विरोधी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, रसों की संख्या है, रसों की संख्या कितनी है?
रसों की संख्या कितनी है, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा रसों की संख्या आपकी 9 होती है, लेकिन अगर भरत मुनि के अनुसार से पूछे तब आपकी 8 हो जाती है, क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। तो आपका जवाब यहां पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, साधारणीकरण का आलंबन धर्म का होता है। साधारणीकरण का आलंबन तो धर्म का होता है, कथन किसका है, ये जो कथन है ये किसका है, तो ये कथन है आपके रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। आपका जवाब यहां पर हो जाएगा कौन सा, यहां पर आपका बनेगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि रस में पुष्टि या परिणित होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले भाव को क्या कहते हैं। रस में पुष्टि या परिणित होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले भाव को क्या कहते हैं। ऐसे भाव को बोलते हैं स्थायी भाव। याद रखिएगा आपका जवाब क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, स्थायी भाव कहते हैं, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या आपको बताना है, और अभी हमने आपको बताया कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, यहां पर जवाब हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। जब शांत रस को नहीं माना है तो जवाब क्या आ जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्थायी भावों की संख्या है, स्थायी भावों की संख्या है तो आपकी कितनी हो जाएगी। तब आपको कितने बताना है, तब आपको यहाँ पर 9 बताना है कि स्थायी भावों की संख्या 9 है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया है, भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि के स्थायी भावों में कौन सा भाव सम्मिलित नहीं किया गया है। भरत मुनि के स्थायी भाव में बताइए किस कौन से स्थायी भाव को सम्मिलित नहीं किया गया है, यहां पर आपको जवाब देना है। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, इन्होंने शांत रस को नहीं माना है, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अर्थात आपका जवाब जो आ रहा है डी नंबर, तो बिल्कुल सही पहचानना है, आपने जवाब डी को सही पहचाना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्थायी भाव अर्थात संचारी भावों की संख्या। आपसे पूछा गया है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव होता है जो आपके मन में या आपके बॉडी में थोड़े समय के लिए आता है और चला जाता है, जैसे आपका गुस्सा होना, हंसी होना, क्रोध वगैरह, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए संचारी भावों की जो संख्या होती है ये आपकी होती है, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा 33 होती है। ठीक है, क्या होती है 33 होता है। अगर हम आपसे बोले 34, तो 34वां जो आपका होता है छल नाम का। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 34वां आपका स्थायी भाव कौन होता है, संचारी भाव कौन होता है, तो 34वां होता है छल नामक स्थायी भाव को यहाँ पर 34वां संचारी भाव कहा गया है। ये भी पॉइंट को नोट करिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अगर क्वेश्चन पूछे, देखो आपसे पूछा संचारी भाव 33 हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि 34वां आपका जो आपका संचारी भाव होगा वो कौन, तो छल नामक जो छल किया जाता है उसे 34वां आपको माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव है, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव है, सात्विक अनुभाव जो आपका है वो आपका क्या होता है। चलिए 30 नंबर, तो 30 का जवाब आपका बनेगा यहां पर ऑप्शन राइट आपका डी नंबर। बिना आश्रय और बिना प्रयास से होने वाले जो लक्षण होते हैं इन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। बिना आश्रय और बिना प्रयास से होने वाले लक्षण सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अपस्मार क्या होता है। अपस्मार क्या होता है, यहां पर जवाब देना है। ये सभी क्वेश्चन रस से ही संबंधित हैं। ठीक है, ये रस से ही संबंधित आपके क्वेश्चन हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि जो अपस्मार है ये एक संचारी भाव का प्रकार है। ठीक है, ये संचारी भाव का प्रकार है। अपस्मार क्या होता है, संचारी भाव का क्या होता है, एक प्रकार है। 31 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि भय, कामा, लज्जा आदि के कारण उत्पन्न भावों को छिपाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। अगर भय कर रहे हैं, लज्जा है आदि के कारण उत्पन्न जो भाव होते हैं उनको छिपाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। चलिए 32 को जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए, इसका जवाब सही कौन सा बनेगा। याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा अहिथ्या। क्या बोलते हैं, अहिथ्या बोलते हैं, तो हो जाएगा अहिथा हो जाएगा। ठीक है, नए प्रश्न मिल रहे हैं तो नए प्रश्नों को जरूर यहाँ पर नोट करिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, 33 का जवाब दीजिएगा। जो अद्भुत रस का क्या होता है, विस्मय होता है। क्या होता है, अद्भुत रस क्या होता है, तो आपका विस्मय होता है। जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या बनता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या बनता है, शांत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है।
तो शांत होता है, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। शांत रस का आपका क्या होता है, निर्वेद होता है, जो कि राइट आंसर आपका डी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा वात्सलता। क्या पढ़ा है आपने पढ़ा होगा वात्सलता। तो ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब किस पर लगाएंगे? वेरी गुड, यहां पर जवाब लगाएंगे किसको? आपको ए लगाना है, वात्सल आपको बताना है। वैसे आपका होता क्या है? तो वात्सलता होता है, वात्सलता आपका बनता है वात्सलता, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस के स्थायी भाव, फटाफट जवाब दीजिएगा भाई। तो हास्य रस का होता है क्या? हास होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, हास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, हिंदी काव्य साहित्य में रस के कितने अंग होते हैं? यहाँ पर बताइएगा, इस प्रश्न को हमने बताया भी था। क्या बताया था? हिंदी काव्य साहित्य में रस के कितने अंग माने गए हैं? चलिए यहां पर सही जवाब कौन सा बनेगा? सही जवाब आपको देना है, तो आपका जवाब यहां पर सही हो जाएगा 37 के कह रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा? यहां पर बी हो जाएगा। आपके 4 माने हैं, हमने आपको बताया था अनुभाव है ना, संचारी भाव ऐसे आपके बताए थे, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, बी रस का स्थायी भाव। हाँ, जिन लोगों ने थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखा है, अभी तक अगर आपने थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आप लोग पहले जिसके माध्यम से देख सकते हैं। इसकी गारंटी हम ले रहे हैं कि अगर आप वीडियो देख लेते हैं थ्योरी वाले में, तो 100 में आप 95% 100% सही करोगे। वो कोई भी आपका टॉपिक हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, 100 में आप 95 सही करने की दावा रखते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी वाले वीडियो आप जरूर देखेगा। चलिए, बी रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हमने बताया था, जब आपके मन में उत्साह होगी, जब आपके मन में उत्साह होगी तभी तो वीरता आएगी ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भय किस रस का स्थायी भाव है? भय किस रस का स्थायी भाव है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, भय किस रस का स्थायी भाव है? तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपका भयानक रस है। ए नंबर आपका हो जाएगा भयानक, ठीक है। अभी सब कुछ मिलेगा, अभी रचनाएं मिलेंगी, अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? हमने बताया था, जब कोई भी डेड बॉडी पड़ी हो उसको देखकर जब आपके मन में घृणा जैसी आपकी आती है ना, तो वहां पर आपका होता है विभस। क्या होता है? विभस या घृणा। तो आपका 40 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे आते हैं, आपका क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके 41 से 48 तक क्वेश्चन है, आपके तत्सम तद्भव से हैं। तद्भव तत्सम आपका दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब लोग लाइक करिएगा, ईमानदारी से सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलिए, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? चलिए यहां पर देना है, उबटन का तत्सम क्या होता है? उबटन का तत्सम दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। चलिए यहाँ पर डी नंबर दे रहे हैं, जो लोग नंबर डालते रहिए मजा आ जाएगा। तो भारती राजपूत भी कह रहे हैं यहाँ पर आपका डी ऊर्ध्वतन। क्या होता है? ऊर्ध्वतन होता है। इसका राइट आंसर आपको देना है, डी वाले को लगाना है, इसको मत लगाइएगा, इसका जवाब आपको डी देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है तद्भव से तत्सम बनने वाले सही युग्म को चिन्हित करना है। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को यहाँ पर चिन्हित करना है। 42 का जवाब सही कौन सा बनेगा? 42 का जवाब कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका दिया है पत्ता। क्या दिया है? पत्ता जो दिया है पत्ता, ये यहाँ पर आपका बन जाएगा। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ता बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ढकना का तत्सम क्या होता है? ढकना का तत्सम क्या होता है? चलिए, ढकना आपसे पूछा है, ढकना का तत्सम, ढकना का तत्सम आ रहा है यहाँ पर, याद रखिए 43 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। ढक्का होता है। क्या होता है? ढक्का होता है, ढक्का। जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ढक्का हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ढक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं पोखरण का यहाँ पर तत्सम क्या होता है? पोखरण का तत्सम क्या होता है? पोखरण का तत्सम क्या बनेगा? चलिए, पोखरण आपका तत्सम पूछा है, और पोखर दिया है, माफ करिए, पोखरण तो राजस्थान वाला है, ये पोखर दिया है ना। पोखर तो आप लोग जानते हैं, सब लोग बोला करते हैं तालाब को, और तालाब वाला कौन सा दिया है? तो आपका पुष्कर दिया है। तो ए नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, तत्सम से तद्भव बने सही युग्म को यहाँ पर आपको छांटना है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है घट का दिया है घड़ा। क्या कह रहा है? घट का दिया गया है, यहाँ पर घड़ा दिया गया है। फिर दिया है राग का रक्षा दिया है। राग का रक्षा तो होता नहीं है, धान्य धनिया भी नहीं है। मतलब यहाँ पर आपका जो सही है वो आपको कौन सा? तो घट का घड़ा आपने तो पढ़ा है ना, जब पढ़ा है तो आप जवाब दे दीजिए फटाक से, यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है दाहिना का तत्सम क्या होता है? दाहिना का तत्सम,
दाहिना का तत्सम रूप। चलिए दाहिना का तत्सम दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग दे रहे हैं दाहिना का तत्सम, तो आपका जवाब यहाँ पर 46 का जवाब बनेगा बी, दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है हस्त का तद्भव शब्द क्या होता है? हस्त का तद्भव आपको देना है यहाँ पर 47 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हस्त का क्या होता है? हाथ होता है। बिल्कुल सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ये नंबर आपका हो जाएगा। हस्त का तद्भव शब्द आपको हो जाता, मतलब हस्त का तद्भव हाथ हो जाता है। अगला है सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सूजी, सुई, सूची या सूचक? सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर याद रखिए सुई का तत्सम सूची होता है। अगर सूची ना दिया होगा ऑप्शन में तो आपको सूचिका दिया गया होगा। तो यहाँ पर जवाब आपका सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? स्वर्ण का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, कह रहा है कलित, अवतंस, जात रूप या ताम्रस। यहाँ पर 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपने पढ़ा था ताम्रस, सॉरी जात रूप, जात रूप पढ़ा है ना। तो जात रूप जो होता है ये स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर जात रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो घोड़ा का पर्यायवाची देखो सैंधव होता है, तुरंग होता है, घोटक होता है, लेकिन असम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है सरोज दिया है, पंकज दिया है, जलजात दिया है, लेकिन यहाँ पर जलद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दा जो आपको होता है वो आपके बादल में होता है, मतलब कि यहाँ पर बादल के पर्यायवाची कौन सा है? तो आपका बी दिया गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये कमल का पर्यायवाची नहीं, ये बादल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोर का पर्यायवाची क्या होता है? मोर का पर्यायवाची कलापी, तड़ित, विशिख या विच छना क्या होता है? चलिए 52 नंबर का जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं आपका जवाब, यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा कलापी। क्या होता है? कलापी होता है। काफी प्यारा क्वेश्चन है। हमें पता है कि इस टेस्ट में 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में आप लोगों के 70 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और अगर 70 प्लस आपके जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमारे आज के टेस्ट में कितने नंबर आए हैं ईमानदारी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो आकाश का पर्यायवाची गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, लेकिन अवन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अवन का किसका होता है? तो ये आपका होता है धरती का होता है, भू का होता है। जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निर्धन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आपका निर्धन आपका अच्छा निधन ही है, सही है, निधन ही है। निधन का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? चलिए निधन आपका दिया है, निधन, निधन का आपको दिया है। तो निधन मतलब होता है क्या? देखो आमरण मत लगा देना, ये आमरण तो होगा नहीं। यहाँ पर आपका हो जाएगा देहावसान, है ना, बोला जाता है ना, देहावसान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा देहावसान। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपको दिया है अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा बनेगा? अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? पंख दिया है, पंख मतलब आपका देखो आपका कमल हो जाएगा क्योंकि कीचड़ से उत्पन्न होता है। आतंक दिया है, धन दिया और आपका तिमिर, और तिमिर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर नियत दिया है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पर देखो दिया है नियति, है ना, क्या दिया है? नियति दिया है। नियति का पूछा है पर्यायवाची क्या होता है? जवाब दीजिए भाई सभी लोग। नियति का पर्यायवाची, चलिए नियत का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य होता है। बोलते हैं ना हमारी भाग्य खुल गई, हमारी किस्मत खुल गई। होनी को कौन टाल सकता है? मतलब यहाँ पर नियत के होते हैं, भाग्य होती है, किस्मत होती है, होनी होती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है 57 नंबर में। चलिए तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा पॉइंट? तो आपका अंश दिया गया है ना, फिर दिया है रश्मि दिया है, फिर आपका मयूख दिया है। ये तो आपके हैं, लेकिन प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आपका जवाब यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ आपको बताना है कि कौन सा इनमें से भिन्न अर्थ आपका है। कह रहा है उषा, दिन, प्रभात और आपका सवेरा।
पता तो आपको चल ही गया है कि उषा दिया गया है, प्रभात दिया है, सवेरा एक है, लेकिन दिन यहाँ पर जो आपका है ये इनमें से अलग अर्थ आपको दर्शाएगा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। नागर का पर्यायवाची क्या होता है, नागर का पर्यायवाची। चलिए नागर का जवाब दीजिए। नागर का, तो नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। याद रखिएगा, नागर का पर्यायवाची चतुर होता है। यहां पर जवाब बनेगा ऑप्शन सी, नागर का चतुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द कौन सा है। सूर्य का अपर्यायवाची 60 नंबर आपसे दिया है, 60 नंबर आपसे दिया है। तो 60 का क्या होता है, तो देखो यहाँ पर सूर्य के पर्यायवाची दिनकर होता है, दिवाकर होता है, सूरज भी होता है। देखो यहाँ पर महेंद्र नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पूछा अपर्यायवाची, आ लगा दिया है ना, आग लगा दिया ना, तो इसका मतलब है कि महेंद्र आपका नहीं होगा। क्लियर होगा। चलिए अब क्वेश्चन आपके आ गए हैं, 61 से 80 क्वेश्चन दिए हैं जो कि रचना एवं रचनाकार से हैं। मतलब ये टेस्ट पेपर आपका पूरी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। 61 का जवाब देना है। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वीडियो को भी लाइक करते रहिए, सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो अर्धनारीश्वर आपका जवाब है, यहाँ पर सब का सबका आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा सी कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आपका बनेगा सी, विष्णु प्रभाकर। ठीक है। और आपसे अगला क्वेश्चन, अच्छा सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यहां पर बताइए ये किसकी आपकी रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है। चलिए तो यहां पर जवाब आ रहे हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्लियर है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जवाब आपका सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगदार निष्पत्ति सूत्र किसका है। ये जो आपका सूत्र है ये आपका किसका है। यहां पर आपका 63 आपसे पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगदत्त निष्पत्ति सूत्र, ये आपका किसका है, तो आपका भरत मुनि हो जाएंगे, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, यहां पर 64 का जवाब दीजिए। तो कह रहा आपसे मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी। सही जवाब क्या हो जाएगा, लल्लू लाल। जो प्रेम करेंगे वो लल्लू ही होंगे कि नहीं होंगे, है ना। आजकल प्रेम तो नहीं करना चाहिए, जो प्रेम करेंगे वो लल्लू होंगे, है ना। तो यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएगा, प्रेम सागर लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। मतलब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई है। चलिए तो यहां पर याद रखिएगा, सूरदास ने किया है और कहां से संबंधित हैं, आपके ब्रज से क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा बी, आपकी ब्रज भाषा में आपकी रचित है अर्थात संकलित की गई है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनमें कीर्तन वगैरह जो आपके हैं काफी अच्छी तरीके से इसमें बताए गए हैं और भक्ति रस की इसमें प्रधानता है। चलिए कह रहा आपसे, पिता कहानी के लेखक कौन है। चलिए भाई, पिता कहानी के लेखक आपको पूछा गया है। चलिए यहां पर दिया है, शेखर जोशी, उषा प्रियवंदा, उदय प्रकाश और ज्ञान रंजन। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, यहां ज्ञान रंजन है। कौन है, ज्ञान रंजन है, ऑप्शन डी हो जाएगा ज्ञान रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकायतन किस कवि की रचना है। लोकायतन किस कवि की रचना है, यह प्रश्न आपने पढ़ा भी है, कई बार आपने पढ़ा है, हमने बहुत बार पढ़ाया है। तो लोकायतन किसकी है, लोकायतन किसकी है, तो सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो देखो, रामधारी सिंह दिनकर क्या आपकी उर्वशी है, रश्मरथी है, और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब यहाँ पर आपका जो दिया है रेणुका भी है, लेकिन स्वर्ण धूलि नहीं है। ठीक है, याद रखिए, स्वर्ण धूलि नहीं है। तो स्वर्ण धूलि किसकी है, ये आपके सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की हो जाएगी, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बीजक किसकी रचना है। बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चलिए 69 का जवाब पूछा है बीजक, सबका जवाब आ रहा है, सबका जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका सी, बिल्कुल राइट है। आपका जवाब लॉक करते हैं, कबीरदास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रामचरितमानस की रचना की गई है। चलिए बताइए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। चलिए तो यहां पर रामचरितमानस किस भाषा में, 70 का जवाब देना है, लॉक कर दीजिए, जल्दी से लॉक करिए।
तो 70 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सी भाषा में, तो आपकी अवधी भाषा है, बिल्कुल सही है। अवध से आपके थे राम, राम कहां से थे, अवध से, तो आपको ऐसे याद रखना है अवधी भाषा में हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचयिता उपन्यास का नाम आपको बताना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम। तो चतुर्सेन की प्रमुख कृतियों में देखा जाए तो यहाँ पर आपका 71 में अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि गोदान तो है नहीं है, चंद्रकांता भी नहीं है, गढ़ कुंडाल भी नहीं है, तो यहाँ पर होगी कौन, 71 में आपकी होगी डी, सोमनाथ है, ठीक है। आचार्य चतुर्सेन की रचना है आपकी सोमनाथ है, क्या है, सोमनाथ है। इनके और भी है, जैसे वैशाली हो गया, है ना, और गोली हो गया, गोली, सोना, खून, ये 3 खंड इन्हीं की आपकी हैं। रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, ठीक है, ये सब किसकी हैं, चतुर्सेन की हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है। चलिए 72 नंबर आपसे पूछा है और 72 के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आपका आ रहा है गोस्वामी तुलसीदास, याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास हैं, आपका जवाब बी हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कवि केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। 73 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कौन सा। देखो नया प्रश्न जैसे मिले तो नोट करिएगा, हमेशा आप पढ़ते भी हैं, है ना। यहाँ पर जो आपकी रामचंद्रिका है, जो रामचंद्रिका है ये अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा रामचंद्रिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई एक काव्य पंक्ति है। ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है, तो ये है आपके रसलीन की है, किसकी है, रसलीन कवि की है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रसलीन की आपकी पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत के रचयिता कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। डेली का डेली क्लासें लोगों 100% आपको सफलता मिलेगी। आप किसी भी एग्जाम के, देखो हमने बताया था, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, आप टेट से हो, सुपर टेट से हो, या किसी भी एग्जाम से हो, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट से हो या कहीं से भी हो, अगर डेली का डेली क्लासें लोगे तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये डेली की प्रक्रिया है ना, डेली की प्रक्रिया है। चलिए पद्मावत के रचयिता पूछा गया है और आप जवाब सबका आ रहा है, जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं सर जी ऑप्शन बी को लॉक करिए। चलिए ऑप्शन बी को लॉक करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है खुमान रासों के रचयिता कौन है। खुमान रासों के रचयिता पूछा है, खुमान रासों के रचयिता कौन से हो जाएंगे। खुमान रासों के रचयिता पूछा है और आपसे पूछा है खुमान रासो, तो आपका जवाब बनेगा कौन सा, कौन सा हो जाएगा, दलपत विजय है। वेरी गुड, यहाँ पर कुछ लोग जवाब है ए नंबर, दलपत विजय हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा दलपत विजय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम आपसे पूछा है, 77 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ए नंबर आपके चंद बरदाई हैं। कौन है आपके, चंद बरदाई हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की इनमें से बताइए कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। महाकवि भूषण की रचना यहाँ पर 78 का जवाब बनेगा डी, छत्रसाल दशक है। महाकवि भूषण की है कौन सी, छत्रसाल दशक है, जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो आज यहाँ पर लंबी क्लास हो रही है, इस कारण से ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब छोटा सा कोई आपका होता है 50-50 प्रश्नों का, तब आपको डिस्क्राइब भी करते हैं, ठीक है। चलिए अमान दास का पोथा जो कि एक उपन्यास है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका उपन्यास है, क्या है आपका, तो अमान दास का पोथा के रचयिता हैं। चलिए किसी को अगर पता हो तो जवाब दीजिएगा, जिसको पता हो तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो हम जवाब देने के लिए हैं और आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए अमान दास का पोथा के उपन्यास है और इसके रचयिता है कौन, तो ये है आपके कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी होते हैं। अगर मान लो ये आपको ऑप्शन में ना मिले, अगर पूछ ले सलजिद क्या होता है, एक शब्द होता है सा और आपका जा और लाधला और दा, सलजिद किसे बोलते हैं, तो अमान दास का पोथा को सजिल्द भी बोलते हैं, सजिल्द भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका दिया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है। चलिए यहाँ पर 80 नंबर दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा, ये खंड काव्य है या मुक्त काव्य है या महाकाव्य है या चंपू काव्य है। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जवाब आ रहा है, सबका जवाब आ रहा है। चलिए यहाँ पर, चलिए सबके अलग अलग जवाब कैसे आ रहे हैं भाई, सबके अलग अलग जवाब कैसे आ रहे हैं।
सबके अलग अलग जवाब कैसे आ रहे हैं भाई, यहाँ पर सही जवाब बताइए। खंड काव्य आ रहा है, किसी का महाकाव्य आ रहा है, वेरी गुड। चलिए आपने बिल्कुल पहचान किया है, ये जो आपका कामायनी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये रचित आपका क्या है, एक महाकाव्य है। इसका राइट आंसर आपका सी, आपका लॉक कर दिया जाए ऑप्शन सी को। जिन लोगों ने सी दिया है बिल्कुल सही है, ये महाकाव्य है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम प्रतिनिधि हिंदी का महाकाव्य है, ठीक है ना। और इसकी अंतिम काव्य रचना जो आपकी है वो आपकी थी 1936 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला दिया है, वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना गया है, यहां पर बताना है वाक्यों के लिए एक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए कह रहा आपसे युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं, युगों से चले आने वाले को जवाब देना है। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। सोच समझ कर दीजिएगा, सब लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है सनातन दे रहे हैं, कोई जवाब यहाँ पर सनातन दे रहे हैं, और भी कोई है किसी की यहाँ पर जिज्ञासा जो हो। चलिए यहाँ पर जवाब डी होगा, याद रखिए युगों से जो होता है उसे सनातन बोल देते हैं, सनातन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या बोलते हैं। याद रखिए उसे बोलते हैं अक्षम्य। क्या बोलते हैं, अक्षम्य बोलते हैं। आपका जवाब हो जाएगा बी, अक्षम्य आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार भाई सब लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अभी आपके यहाँ पर लगभग आपके 17 क्वेश्चन आपके हैं, थोड़ा सा पानी वानी भी हो जाए, आप लोग जल्दी से वीडियो को भी लाइक करिए। और जो लोग पहली बार आए वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, 83 का जवाब देना है, 83 का जवाब। चलिए 83 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे बोलते हैं मंथर। क्या बोलते हैं, मंथर बोलते हैं। ऑप्शन पे यहाँ पर ए हो जाएगा, मंथर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए क्या बोलते हैं, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए क्या होता है। चलिए यहां पर हो जाता है आपका जवाब सनातन। वही बात हो गई, बात तो वही हो गया ना, युगों से चले आने वाला, बात तो वही हुआ। पहली बार अब आया हूं, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या बोलते हैं। उचित अनुचित को ज्ञान रखने वाले को क्या बोलते हैं, यहां पर जवाब देना है 85 नंबर में। तो आपका जवाब 85 का हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेकी, है ना। क्या बोलते हैं, विवेकी बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है। थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगली क्लास अभी लगी हुई है। चलिए जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं, याद रखिए जो पूजा योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं, पूजनीय बोलते हैं। और पूजनीय जो लिखा जाता है इस प्रकार से सही लिखते हैं, याद रखिए इस प्रकार से सही लिखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए शब्द कौन सा होता है। चलिए 87 नंबर में, तो उसे बोल देते हैं किंकर्तव्य मोड़, है ना। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना करे उसे क्या बोलते हैं, किंकर्तव्य भी मोड़ बोल देते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जीतने की इच्छा हेतु क्या बोलेंगे। जीतने की इच्छा क्या होती है, 88 जवाब दीजिएगा। जीतने की इच्छा बुरा है, ठीक है ना। यहाँ पर जीने की इच्छा नहीं दिया है, सोच समझ के जवाब दीजिए, क्योंकि जीने की इच्छा नहीं पूछा है, जीतने की इच्छा पूछा है। और जब जीतने की इच्छा होती है उसे बोलते हैं जिगीसा। क्या बोलते हैं, जिगीसा बोलते हैं। अगर यहाँ पर जीने की इच्छा हो जाती, तो हम लोग यहाँ पर जिजीवसा बोल देते। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो आपका उत्सव होता है उस उत्सव को क्या बोलते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है 25 वर्ष, और जब 25 वर्ष की बात हुई है तो यहां पर हम लोग जवाब क्या देंगे, तो बोल देंगे रजत जयंती है। कौन सी है, रजत जयंती है, ठीक है। ये आपका चलता है 25, 50, 75 वाला आपको चलता है, ठीक है। 100 वाला हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, शताब्दी हो जाता है ना। 75 में हो जाएंगे तो आपका हीरक हो जाएगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर कह सकते हैं 50 हो जाएगा तो आपका स्वर्ण जयंती हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, एहसान ना मानने वाले को क्या कहते हैं। एहसान ना मानने वाले को क्या कहते हैं। तो देखो हमने कल भी बताया था, जब निगेटिव सेंस दर्शाए ऐसी स्थिति में निगेटिव वाला हो आपको लगाना है, क्योंकि आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, कृतज्ञ लगा दें या कृतज्ञ लगा दें। लेकिन हमने आपको बताया कृतज्ञ मतलब ना कहाँ पर है, ना इस वाले में है, तो जवाब इसको देना है। और जो एहसान मानता है उसे कृतज्ञ बोल देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं।
चलिए 91 नंबर, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं। आपको ऑप्शन लॉक करते हैं ऑप्शन बी को, जो देखने में प्रिय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपका प्रियदर्शी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर सही जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर 92 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपने चुना है, बिल्कुल सही। वया संधि होती है। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे वया संधि बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो होती है उसे क्या बोलते हैं? चलिए, वीर पुत्र को जो जन्म देती है उसे बोलते हैं वीर प्रसू। क्या बोलते हैं? वीर प्रसू बोलते हैं। आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल मतलब आपको समय के अनुसार बदलना चाहिए। समय के अनुसार बदलना चाहिए। जब पेपर सरल आ रहा था तो आप सरल पढ़ रहे थे, जब कठिन आ रहा है तो कठिन पढ़ना चाहिए। तो समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं समयाकुल। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। काफी लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, ऐसे कवि को बोलते हैं आशु कवि। क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, आशु कवि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा होता है क्या बोलते हैं? पति पत्नी बोलते हैं, या युग्म बोलते हैं, या युगल बोलते हैं, या दंपत्ति बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं डी नंबर, बिल्कुल सही है। आपने चुना है डी को, तो बिल्कुल सही है, दंपत्ति कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द आपको चुनना है। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द कौन सा है? 97 देना है। चलिए 97 की अगर बात करते हैं तो इसे बोलते हैं आकाश वृत्ति। क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, आकाश वृत्ति बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? अंत्यज के लिए सही वाक्यांश कौन सा बनेगा? 98 का जवाब देना है, अंत्यज। और हमने आपको बताया था अंत्यज जो होता है, जो निम्न जात से उत्पन्न होता है ना, निम्न जात से उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अंत्यज। तो आपका जवाब डी हो जाएगा, अंत्यज हो जाएगा। ठीक है ना, अंडे से उत्पन्न होगा तो आपका अंडज होता है, लेकिन यहाँ पर डी होगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर 99 का जवाब देना है, जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए 99 का जवाब दे रहे हैं ऑप्शन आपका ए, तो आपका अन्योदर हो जाएगा, अन्योदर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है और लास्ट क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये रही आज की क्लास, कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। डेली क्लास होती है, रात 8:30 बजे होती है। रात 8:30 बजे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर लगातार मेहनत हमारे साथ करते रहेंगे तो ये तो पता है कि हिंदी में आपको पीछे कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि डेली यहाँ पर नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, नए नए क्वेश्चन मिलते हैं। और हमने बताया है किताबों का सहारा जरूर लीजिए, किताबें जरूर पढ़ते रहिए। लेकिन फिर भी कोई टेस्ट में दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना। तो आपको डेली 8:30 बजे क्लास आपको लेना है। ठीक है। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि सभी को पसंद आया है ना। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सब लोग भाई, अगर पसंद आया है वास्तविकता, तो वीडियो को सब लोग लाइक करिए।